कि P प्लस डेल्टा P और V माइनस डेल्टा V बराबर nRT। इसी के बारे में वंडरवाल बात कर रहे थे, इसी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये हमारा अगर रियल प्रेशर है और ये अगर हमारा रियल वॉल्यूम है, तो अगर डेल्टा P और डेल्टा V अगर हम करेक्शन कर देते हैं प्रेशर और वॉल्यूम में, है ना, तो हमारा हो जाएगा। बड़ी बात ये थी कि आखिर डेल्टा P होगा कितना और डेल्टा V होगा कितना। तो सबको पता था कि भाई डेल्टा P जो है वो हमारा प्रेशर करेक्शन है, प्रेशर करेक्शन है। तो आखिर डेल्टा P की वैल्यू होगी कितनी और कितनी डेल्टा V की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी। तो वंडरवाल ने बताया कि जो डेल्टा P होगा वो हमारा होगा an स्क्वायर बटे में V स्क्वायर, an स्क्वायर बटे में V स्क्वायर, है ना। और उन्होंने कहा कि डेल्टा V जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, NB। और यहां पे A और B क्या है, A एंड B आर वंडरवाल कांस्टेंट, A एंड B आर वंडरवाल कांस्टेंट, वंडरवाल कांस्टेंट, कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। मतलब हर गैस के लिए अलग अलग होता है यार, है ना। नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। ए एंड बी डिपेंड ऑन टाइप ऑफ गैस। नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, हीलियम के लिए अलग होगा, टाइप ऑफ गैस के लिए वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये है। अब बात है कि ये कैसे हुआ, तो मैं इसको बता देता हूं। अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो मैं आपको बता दूं कि कैसे ये हमारा आया है ना। तो ध्यान दीजिए ना, एक पहले मैं बता देता हूं कि ये हालचाल डेल्टा P वाला कैसे आया है। तो ध्यान दीजिए, मान लेते अगर कंटेनर है और मान लेते यहां मॉलिक्यूल है ऐसे। अब ये मॉलिक्यूल मान लीजिए यहां जाके टकरा रहा है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये दोनों मॉलिक्यूल इसके रुकेंगे, तो ये दोनों मॉलिक्यूल हमारे कैसे हो गए जरा मुझे बताइए। तो कोलाइडिंग की नॉन कोलाइडिंग बताइए, ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, कोलाइडिंग की नॉन कोलाइडिंग बताइए भाई, कोलाइडिंग की नॉन कोलाइडिंग बताओ बच्चे, कोलाइडिंग की नॉन कोलाइडिंग। ये तो टकरा नहीं रहे हैं, है ना। और ये जो है तो जाके वाल से टकराने जा रहा है प्रेशर जनरेट करने के लिए। ये हमारा कैसा मॉलिक्यूल हो गया, कोलाइडिंग, कोलाइडिंग। यही ना मूड बना के जा रहा है कि जा रहे हम दीवार से टकराएंगे। और मैं पहले बता चुका हूं कि प्रेशर इसीलिए होता है कि मॉलिक्यूल जाके टकराता है। जैसे आप पंखा चल रहा है, पंखा के सामने आप हाथ रखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई प्रेशर लग रहा है ना, और जहां आप दूर गए तो आपको लगेगा प्रेशर नहीं लग रहा। तो ये मॉलिक्यूल यहां से टकराने जा रहा है, अगर ये मॉलिक्यूल टकराएगा तो प्रेशर जनरेट होगा। और अगर ये रियल गैस का मॉलिक्यूल है तो ये जो इधर वाला तो रोकेगा उसको, क्योंकि बॉन्ड है। मैं पहले बता चुका हूं रियल गैस के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं वीक बॉन्ड से। तो ये इधर ये टकराने जाएगा तो दो रोकेगा इसको। तो जरा मुझे बताओ, है ना। अब जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा मतलब जो डेल्टा P है वो किस पे डिपेंड करेगा, जरा मुझे बताओ। डेल्टा P किस पे डिपेंड करेगा, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा कि नहीं डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा टकराने वाला रहेगा उसी हिसाब से हमको प्रेशर कम मिलेगा। उसी हिसाब से जितना नॉन कोलाइडिंग होगा वो भी डिसाइड करेगा। भाई जितना नॉन कोलाइडिंग होगा, जितना उसको रोकेगा, तो जो टकरा रहा है वो भी डिसाइड करेगा, जो उसको रोक रहा है वो भी डिसाइड करेगा। ये दोनों मिलकर ही तो बेसिकली डिसाइड करेंगे कि कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर नहीं है, या कितना प्रेशर की जरूरत है। अगर ये फ्री होते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर फ्री नहीं रहे हैं, अगर ये टकरा रहे हैं, तो ये दोनों मॉलिक्यूल डिसाइड करेंगे, जो टकरा रहा है वो और जो उसको रोक रहा है, जो नॉन कोलाइडिंग है वो। क्योंकि जब एक बार ये टकरा के वापस चला जाएगा, जैसे ये टकरा गया तो अब ये नॉन कोलाइडिंग होगा, जो इधर वाला है वो कोलाइडिंग हो जाएगा। तो हमेशा कोलाइडिंग नॉन कोलाइडिंग में चेंज होता रहेगा और नॉन कोलाइडिंग कोलाइडिंग में चेंज होता रहेगा। कि यही ना है, जब टकरा रहा है तो कोलाइडिंग, और टकरा के जैसे ही गया तो नॉन कोलाइडिंग, अब दूसरे को रोकेंगे। वही है, ये अभी नहीं टकरा रहा तो नॉन कोलाइडिंग है, जब ये टकराएगा तो फिर ये कोलाइडिंग होगा। वही मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएंगे, कभी कोलाइडिंग कभी नॉन कोलाइडिंग होगा ना। तो डेल्टा P क्लियरली किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो n/v क्या हमारा है, ये है बेसिकली मॉलिक्यूलर डेंसिटी, है ना। मॉलिक्यूल गैस का मॉलिक्यूल का डेंसिटी। भाई जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे जरा मुझे बताइए, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना कम प्रेशर होगा कि ज्यादा प्रेशर होगा, बोलो बच्चे, बोलो कम की ज्यादा होगा, बोलो आवाज आ रही है ना मेरी, बोलो कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, या उतने ज्यादा तुम्हारे क्या होंगे, कोलाइडिंग और नॉन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल होंगे। तो इसीलिए बेसिकली ये दोनों पे डिपेंड करता है ना। डेल्टा P किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, n/v और n/v कौन सा, ये कोलाइडिंग के लिए और ये नॉन कोलाइडिंग के लिए, दोनों पे डिपेंड करता है। जो टकरा रहा है उस पर और जो उसको रोक रहा है उस पर, है ना, दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि डेल्टा P इसी पे डिपेंड करेगा। दो टाइप के मॉलिक्यूल, उनके मॉलिक्यूलर डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। और जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाओगे तो डेल्टा P बराबर an स्क्वायर बटे में V स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हमने प्रूफ करते हैं कि डेल्टा P बराबर कितना होगा, या डेल्टा P की वैल्यू कैसे निकाली गई। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लो, है ना।
लिख लो तो मैं आगे चलूं, है ना, क्योंकि मैं डेल्टा भी बाद में बताऊंगा, पहले डेल्टा भी पूरा कर लूंगा तब मैं डेल्टा भी बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो समझ गया ना कैसे है ये कोलाइडिंग मॉलिक्यूल जो टकरा रहा है और नॉन कोलाइडिंग जो उसको रोक रहा है, दोनों पे डिपेंड करेगा ना। और जितनी ज्यादा मॉलिक्यूलर डेंसिटी होगी उसी हिसाब से प्रेशर डिसाइड होगा। इसीलिए डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी इंटू एन बाई वी, कोलाइडिंग डेंसिटी इंटू नॉन कोलाइडिंग डेंसिटी। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर, वहां पे ये क्या है, वंडरवाल कांस्टेंट है जो किस पे डिपेंड करता है, ओनली नेचर ऑफ गैस या टाइप ऑफ गैस। मिटा दें, बोलो सर नॉन कोलाइडिंग डेंसिटी और कोलाइडिंग डेंसिटी जो पार्टिकल की है दोनों की सेम रहेगी? हाँ, अरे अरे कोलाइडिंग नॉन कोलाइडिंग अलग अलग थोड़ी है, सेम है ना, है यही मॉलिक्यूल ना है। जब ये टकरा रहा है तो कोलाइडिंग, और जब नहीं टकरा तो नॉन कोलाइडिंग, वही मॉलिक्यूल है ना। मान लो देखो मॉलिक्यूलर डेंसिटी तो फिक्स रहेगी, एन बाई वी तो फिक्स है, एन बाई वी तो आपकी मॉलिक्यूल की डेंसिटी है। अब ये दो पार्ट में बट गया, ये जो एन बाई वी टोटल मॉलिक्यूल का डेंसिटी है, ऐसा नहीं कि कोलाइडिंग के लिए अलग डेंसिटी है, नॉन कोलाइडिंग के लिए अलग डेंसिटी है, ऐसा आप मत सोचिए। एन बाई वी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पार्टिकल का डेंसिटी है। भाई कितने मॉलिक्यूल हैं गिवन वॉल्यूम में, तो हमारा डेंसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया। और इसी में सब जो टकरा रहा है, भाई सब नहीं एक साथ टकराएंगे, थोड़ी सब एक ही साथ जाकर टकरा जाएगा। कुछ मॉलिक्यूल जो टकराएंगे और कुछ नहीं टकराएंगे, तो भाई दोनों डिपेंड करेगा ना, दोनों डिसाइड करेगा प्रेशर को, जो टकरा रहा है वो और जो रोक रहा है वो, है ना। और दोनों टकराएंगे, और ऐसा नहीं कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, यही मॉलिक्यूल कोलाइडिंग में है, यही नॉन कोलाइडिंग है। जब टकरा रहा है तो कोलाइडिंग, और जब टकराने के बाद नॉन कोलाइडिंग। अभी जो इसके पीछे वाला वो नॉन कोलाइडिंग, जब ये टकरा जाएगा तो पीछे वाला वो कोलाइडिंग हो जाएगा और ये वाला नॉन कोलाइडिंग हो जाएगा। तो अलग नहीं है, यही मॉलिक्यूल है, इसका दोनों बिहेवियर है। जिस समय टकरा रहा है कोलाइडिंग, और जब नहीं टकरा रहा है तो नॉन कोलाइडिंग। और प्रेशर किस पे डिपेंड करता है बताओ? कोलिजन पे। अब कोलिजन को दो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, एक टकराने वाला और एक जो उसको रोक रहा है, दोनों रोक रहा है। इसीलिए दोनों के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल मतलब जो नहीं टकरा रहा उनके, और जो टकरा रहा है डेंसिटी उनके मॉलिक्यूलर डेंसिटी पे प्रोपोर्शनल होगा, टकराने वाले पे और नहीं टकराने वाले पे। ऐसे कहो कि एक ही मॉलिक्यूल का दो रोल है, टकराना भी रोल है और रोकना भी रोल है, टकराना भी रोल है, रोकना भी रोल है ना। टकरा भी रहा है, रोक भी रहा है, तो डेल्टा पी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों की डेंसिटी पे। भाई जब टकरा रहे हैं तब आपका क्या हाल चाल है, जब आप रोक रहे हैं तब आपका क्या हाल चाल है ना। ये सेम मॉलिक्यूल वर्किंग एज बोथ, कभी कोलाइडिंग कभी नॉन कोलाइडिंग, तो उसी की डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। दोनों जब आप टकरा रहे हैं तब भी आपका किस हिसाब से टकरा रहे हैं तब भी प्रेशर का डिसीजन होगा, किस हिसाब से आप रोक रहे हैं तब भी प्रेशर को आप डिसाइड करेंगे। तो यही चीज है बेसिकली। तो डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी इंटू एन बाई वी, समझ लो। इसीलिए डेल्टा पी क्या आ जाएगा, अगर बराबर लगाएंगे तो एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर। बोलो आया कि अभी भी डाउट है सर? लेकिन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो दोनों सेम नहीं हो ना? क्या कौन सेम नहीं होंगे सर? वही मतलब एन बाई वी और एन बाई वी कौन सेम नहीं होंगे? अरे यार मैं फिर से कह रहा हूं ना कि ये तुम क्यों सोच रहे हो कि कौन मॉलिक्यूल टकरा रहा है, वही मॉलिक्यूल दोनों का काम कर रहा है ना, वही मॉलिक्यूल दोनों का काम कर रहा है ना। जो एन मॉलिक्यूल है वही कोलाइडिंग है, वही नॉन कोलाइडिंग है। ये नहीं कि ये को जा रहा है, ये जा रहा है तो बाकी नहीं जा रहा है। अब ये तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई 100 मॉलिक्यूल है तो 100 में 50 टकरा रहा है, 50 नहीं टकरा रहा है, ऐसा नहीं होता है। सबका कोलिजन होता है, और जो नंबर ऑफ कोलिजन बहुत हाई होता है, 10 की पावर 28 कोलिजन होते हैं पर सेकंड, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट, आप किस इंस्टेंट की बात करेंगे, ऐसा है ही नहीं। बस ये होता है कि अगर ये फ्री रहेगा तो रैंडमली टकराता रहेगा। बात समझिए ना, ऐसा तो है ना कि हम रियल गैस आइडियल गैस में सेपरेट कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि जब रियल गैस भी टकराता तब भी सब थोड़े एक साथ टकराते हैं। ऐसा कि कुछ देर टकराएगा, कुछ पहले रहता है, बारी बारी से ही तो कोलिजन होता है। हम भाई जब डिराइव करते हैं तो हम डिस्टेंस लेते हैं, जैसे मान लो दूरी एल है ना, जब तुम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस फिजिक्स से पढ़ोगे तो दूरी एल है ना, तो हम टाइम ऑफ कोलिजन निकालते हैं एल बाई वी से। हाँ भाई कितने देर के बाद तब टकरा रहा होगा, एल बाई वी से टकरा रहा होगा, समझ लो। इतना दूरी ट्रेवल करने के बाद ही ना एक बार यहाँ से यहाँ जाएगा तभी ना टकराएगा, कितने टाइम के बाद टकरा रहा होगा ना, ये सब हम डिसाइड करते हैं कितने देर के बाद टकरा रहा है मोल, ठीक है। लेंथ और साथ में ये वेलोसिटी है, हाँ। तो लेंथ वाइज हम टाइम से निकालते हैं। तो आइडियल गैस में भी समझो, आइडियल गैस में भी थोड़े सब टकराएगा एक साथ, आइडियल गैस में भी यही हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल टकरा रहा है, कुछ मॉलिक्यूल नहीं टकरा रहा है। मुझे बताइए आइडियल गैस रियल गैस अंतर किसका है, जरा मुझे बताइए, अंतर किस चीज का है, जरा मुझे बताइए। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूं, हम लोग रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम रियल गैस और आइडियल गैस की तरह जब बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां डिफरेंस किसका है, फोर्स का ही है ना, फोर्स का ही डिफरेंस है, फोर्स का ही डिफरेंस है। फोर्स की वजह से रियल गैस आइडियल गैस से अलग हो जा रहा है, क्योंकि आइडियल गैस में कोई इंटरेक्शन नहीं
होता है, रियल गैस में इंटरेक्शन होता है। अब अगर इंटरेक्शन होगा तो दोनों तरह के मॉलिक्यूल अफेक्टेड होंगे, जो टकरा रहा है वो और जो उसको रोक रहा है वो, है ना। मतलब यही मॉलिक्यूल जो कहो, जो भी मॉलिक्यूल वहां जाके टकरा रहा है, जो भी N/V, जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी है हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम जो भी है, मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक ही 2 मॉलिक्यूल मानते हैं ना, एक इधर है एक इधर है, तो वही दोनों डिसाइड करेगा भाई कितना टकरा रहा है कितना इधर रुक रहा है ना। तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी की बात हो रही है। तुम ये मत सोचो कि भाई इसमें से 100 मॉलिक्यूल है तो 50 टकराएगा तो 20 इधर रहेगा, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सब जाके टकराएंगे। कितने देर के बाद? तो L/V के बाद सबको टकराना है। L/V के बाद ये टकराया, फिर L/V के, फिर L/V के बाद फिर ये टकराएगा, फिर L/V के बाद फिर ये टकराएगा, फिर L/V के बाद बार बार टकराएगा, बार बार टकराएगा। कितने देर के बाद? कितने देर के बाद बार बार इसको टकराना पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन जब ये टकरा रहा है इतना तो गैप रहेगा ही ना प्रेशर में, तो इसीलिए तो भाई प्रेशर अलग अलग होता है। जब हम डेंसिटी बढ़ाते हैं तब प्रेशर बढ़ जाता है, या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब प्रेशर बढ़ता होता है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो वो तो है ही हमारा फैक्टर, है ना भाई। हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाएंगे तब भी हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन बात यह है कि आखिर रियल गैस जो है, रियल गैस में जब कोलिजन हो रहा है तो कौन सा फैक्टर डिसाइडिंग है? तो यही N/V वाला फैक्टर डिसाइडिंग है, 2 बार, है ना, कोलाइडिंग वाला और नॉन कोलाइडिंग वाला। कोलाइडिंग मतलब ये है कि भाई जो टकरा रहा है उसको पहले वाले रोक रहे हैं, इधर वाले, जैसे बी मॉलिक्यूल टकरा रहा है तो ये वाला उसको रोक रहा है, रुको, मतलब बी टकरा रहा है तो ये वाला उसको रोक रहा है, रुक जाओ तुम, है ना। और फिर जब ए टकरा के हट गया तो बी को रोकेगा। तो भाई डेंसिटी कितनी होगी? कोलाइडिंग नॉन कोलाइडिंग दोनों की डेंसिटी N/V है कि जो कोलाइडिंग है वही नॉन कोलाइडिंग है। ये बात सोचिएगा कि ये है। और ये मत सोचिएगा कि अगर आइडियल गैस होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन चेंज हो जाएगा। आइडियल गैस में भी यही कोलिजन रहेगा, रियल गैस में भी वही कोलिजन रहेगा, बट इंपैक्ट ऑफ कोलिजन घट जाएगा। आइडियल गैस पे कोलिजन तेजी से होगा, रियल गैस पे कोलिजन धीमे धीमे होगा। क्यों धीमे धीमे होगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे कोई जाकर टकरा रहा है, कोई इसको पकड़े हुए है तो धीरे से टकराएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन कम होगा, समझ ना, ये चीज होता है, समझ रहा है। तो वहां नंबर ऑफ कोलिजन दोनों जगह सेम है, आइडियल गैस रियल गैस दोनों जगह कोलिजन सेम है। बट रियल गैस में क्या होता है? कोलिजन कमजोर होता है, कमजोर होता है, समझ रहे हो। कमजोर की होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो मुझे बताइए प्रेशर को कौन डिसाइड करता है? N/V डिसाइड करेगा। तो भाई कोलाइडिंग नॉन कोलाइडिंग दोनों पे डिपेंड करेगा, जो टकरा रहा है उस पर भी, जो रोक रहा है उस पर भी। तो ही 2 रोल है, तो ही N/V इंटू N/V, उसी के प्रोपोर्शन हमने कहा है ΔV को, ठीक है। तो ΔV बराबर हमारा यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी लगाने में क्या हो जाएगा? AN² में V², ठीक है। अब देखो, यहां देखो, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं ऐसे। अब मुझे जरा यहां मुझे बताओ कि अगर ΔP ज्यादा होगा, ΔP अगर ज्यादा होगा, इसका क्या मतलब है? ए कम होगा कि ये ज्यादा होगा? बताओ, इक्वेशन से देख के बताओ भाई। अगर ΔP ज्यादा होगा तो ए कम होगा कि ये ज्यादा होगा? कांस्टेंट है सर। अरे कांस्टेंट कहां है? मैंने तो कहा था गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा ना, कांस्टेंट कहां है? अरे गैस के नेचर पर नहीं डिपेंड करेगा, लिखवाना भी। यस सर, हाँ हाँ। N2 गैस, H2 गैस सबके लिए अलग अलग है ना। कांस्टेंट का हाँ, मतलब क्या है? टेम्परेचर वगैरह पर नहीं डिपेंड कर रहा है। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर मान लो कि अगर ΔP ज्यादा तो ये ज्यादा हुआ कि नहीं ज्यादा हुआ? बताओ, वही ना करना। जैसे भाई, जैसे तुमसे कोई पूछेगा कि N2 गैस और H2 गैस के लिए ए अलग अलग क्यों होता है, क्यों ए अलग अलग होता है, तो उसी का जवाब यहां से मिलने वाला है, समझ रहे हो। तो देखो अब यहां ध्यान दो ना, अगर ΔP ज्यादा तो ए ज्यादा। अब मुझे बताओ, ज्यादा ΔP या ज्यादा प्रेशर करेक्शन कब होगा? जरा मुझे बताओ तो, प्रेशर करेक्शन ज्यादा कब होगा? जरा मुझे बताओ तो, है ना। जब गैस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? जैसे मान लो यहाँ पे अगर अट्रैक्शन फोर्स है, दोनों जुड़ा हुआ है, तब आपको ΔP की जरूरत पड़ेगी। कि जब एकदम दोनों फ्री है, कोई मतलब नहीं है दोनों से, तब ΔP की जरूरत पड़ेगी। बताइए, ΔP की जरूरत पहले केस में पड़ेगी कि दूसरे केस में पड़ेगी? बताइए भाई, ΔP की जरूरत कब पड़ेगी आपको? पहले केस में। पहले केस में। दूसरे केस में क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा यार, उतना क्या होगा? तुम्हारा ΔP ज्यादा होगा, है ना। उतना करेक्शन करना पड़ेगा ना, क्योंकि उतना डिविएशन होगा। कॉमन सेंस समझो, ये आइडियल गैस है, मान लो आइडियल गैस है, डायरेक्ट टकरा रहा है। अब अगर ये इसको रोक दिया, नॉन कोलाइडिंग इसको रोक दिया, समझ रहे हो, एक मॉलिक्यूल टकरा रहा, बाकी इसको रोक रहा है, तो इस पे और इस पे देख लो, N/V से देखो,
है ना। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा हमको प्रेशर करेक्शन करना पड़ेगा ना। तो मोर प्रेशर करेक्शन का मतलब ये बताता है, मोर प्रेशर करेक्शन का मतलब हो गया, है ना, हम कह सकते हैं मोर डेल्टा पी, मोर डेल्टा पी मीन्स मोर attractive force between gaseous molecule तो हम कह सकते हैं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्स हो गया क्या, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्स हो गया क्या बच्चा, बोलो तो, या ये अट्रैक्टिव फोर्स को मेजर कर रहा, बताओ तो ये चीज होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। होगा सर। जितना ज्यादा डेल्टा पी होगा तो ये किसको मेजर करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स को मेजर करेगा, ठीक है। तो ए किसको मेजर करता है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ए जो है वो किस पे डिपेंड करता है, अट्रैक्टिव फोर्स पे। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो ए का वैल्यू ज्यादा होगा, और अगर वहां अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो ए की वैल्यू कम होगी, यही हालचाल है ना। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, है ना, अब मैं आगे चलता हूं, है ना। तो अब आगे मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं वंडरवाल कांस्टेंट है। पहले मैं ए पढ़ लूंगा, फिर बी में अगली बार चलेंगे को वॉल्यूम वाले में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वंडरवाल कांस्टेंट ए, वंडरवाल कांस्टेंट ए। तो सबसे पहले इसकी यूनिट से बात हो जाए यार, थोड़ा पहले इसकी यूनिट निकल लिया जाए। तो डेल्टा पी बराबर एन स्क्वायर बटे में वी स्क्वायर था। तो जरा मुझे बताओ ए का क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो, डेल्टा पी वी स्क्वायर बटे एन स्क्वायर होगा क्या। तो यूनिट क्या आएगा जरा मुझे बताओ तो, डेल्टा पी तो एटमॉस्फेयर में मेजर करोगे, वॉल्यूम को लीटर स्क्वायर में मेजर करोगे, और ये मोल स्क्वायर में मेजर करोगे, यही यूनिट हो जाएगा क्या, बोलो तो, ये यूनिट ऑफ ए होगा, बोलो जी, बोलो, यूनिट ऑफ ए होगा ना, ए का यूनिट तो यही होगा। ऐसे ही हम मेजर मान लो जैसे ए का वैल्यू 5 है तो 5 क्या बोलोगे, तो 5 एटमॉस्फेयर इनटू लीटर स्क्वायर बटे में मोल स्क्वायर, थे हमारा यूनिट हो गया सबसे पहले तो, है ना। अब मुझे बताइए जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये मैंने यूनिट लिख दिया यहाँ पे ना, आप लिख लीजिए या तो ध्यान रखिए ना, लिख लीजिए आप चाहे तो, है ना। अब देखिए अब जो आगे हम बात करने वाले हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है हमारा वो किस पे डिपेंड करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। तो फैक्टर्स अफेक्ट अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, फैक्टर्स अफेक्ट अट्रैक्टिव फोर्स। जो अट्रैक्टिव फोर्स को फैक्टर अफेक्ट करेगा वही किसको अफेक्ट करेगा, ए को अफेक्ट करेगा। तो मुझे बताओ तुम लोग पढ़े हो क्या, कितने टाइप के फोर्स होते हैं मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में पढ़े हो भाई कि नहीं पढ़े हो, बोलो। फैक्टर्स अफेक्ट मॉलिक्यूलर फोर्स पे, अट्रैक्टिव फोर्स पे सबसे पहला तुम्हारा है नेचर ऑफ फोर्स या नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पहला। दूसरा फैक्टर तुम्हारा है मोलर मास, मोलर मास, और तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ये 3 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं अट्रैक्टिव फोर्स को। पहला अफेक्ट करता है तुम्हारा कौन सा, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा मोलर मास और तीसरा सरफेस एरिया, है ना। अब नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं बच्चे। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या हालचाल है, तो आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, molecular interaction in different type of molecule, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल में अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। जब से सबसे पहला हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहता है, फोन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा, तो वहां पे कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे HF की बात कीजिए, एक HF और एक दूसरा HF आप ले लीजिए, है ना। तो इन दोनों के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन पे प्लस पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। तो ये 2 मॉलिक्यूल आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, है ना। उसी तरह से आप ले लीजिए NH3 की बात करिए, NH3 में भी अगर एक NH3 और दूसरा NH3 को अगर हम लेंगे तो इन दोनों के बीच में भी कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, समझ रहा।
तो जब हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, अब पता चला हमने ले लिया है HCl और एक दूसरा HCl, तो बताओ भाई यहाँ पे अब हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ, HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो बच्चों, बोलो। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ तो यहाँ नहीं होगा। तो सबसे पहले जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होगा? जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है। ठीक है, सर क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है? हाँ सर जब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा रहता है, सर क्यों मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है इन दोनों के बीच? अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन चुनेगा तो मॉलिक्यूल के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दे देते हैं। जैसे देखो मैकेनिज्म वही है, जैसे HCl में भी देखो तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल्टा प्लस, और यहाँ क्लोरीन है तो डेल्टा माइनस होगा ना, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे पोलर मॉलिक्यूल है ना। लेकिन यहाँ जब मान लो पता चला जो बॉन्ड है और जब HF लोगे तब यहाँ बॉन्ड में जमीन आसमान का अंतर रहेगा, समझ रहे हो? मतलब 10-20 गुना का अंतर रहेगा। हाँ सर, ये बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बॉन्ड वेरी वीक। हाँ, तो जब देखा गया, ये प्रैक्टिकली है कि जब भी हाइड्रोजन इन तीनों से जुड़ता है वहां पे जो बॉन्ड होते हैं दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए उसको अलग से हाइड्रोजन बॉन्ड के कैटेगरी में बोला गया ना। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, ध्यान रखिएगा, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, क्या यार क्या कर रहे हो सर? वो बॉन्ड मतलब इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं? अरे अभी बताया तो यार कि ये एक्सपेरिमेंटली है भाई, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/r की पावर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। 1/r की पावर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। लिख लो, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड का 1/r की पावर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब रेडियल डिस्टेंस के हिसाब से इस तरह से डिपेंड करता है। ये डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस बढ़ने पे बहुत तेजी से डिपेंड घटता है। जैसे मान लीजिए 2 HF है और मान लो यहाँ पे इनका दूरी r है और बाद में इनका दूरी 2r हो गया, बताओ कितना गुना स्ट्रेंथ घट जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड का? 8 गुना। 8 गुना r की पावर क्यूब से घटता है, 8 गुना घट जाएगा, समझ रहे हो? ये चीज है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ है, सवाल पूछ देता है एग्जाम में, तो 1/r क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, समझ रहे हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड ध्यान रखना है कहाँ कहाँ होता है। अब दूसरा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, वो अभी डाइपोल पढ़ेंगे तो वहां से आ जाएगा, है ना, वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलर मॉलिक्यूल, है ना, या डाइपोल मतलब कुर्सी लिख देता हूं, डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंटरैक्शन। अब जो डाइपोल इंटरैक्शन होता है किसके बीच होता है? इट एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल, इट एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल होता है। जैसे HCl, अब HCl पोलर मॉलिक्यूल है ना, यहाँ डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो एक HCl दूसरे HCl को खींचेगा भाई, अट्रैक्ट तो करेगा ही ना। यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो खींचेगा एक दूसरे को। अब यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन हो जाएगा? तो डी इंटरैक्शन। उसी तरह SO2 की बात कीजिए, आपको पता है ना SO2 कैसा होता है? बोलो, पोलर की नॉन पोलर? पढ़ो ना SO2 पोलर कैसा है, बोलो। अरे डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव भाई। तो एक SO2 दूसरे SO2 से कौन से बॉन्ड से जुड़ा होगा बताइए? एक SO2 दूसरे SO2 के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा? तो डाइपोल हाँ, तो पोलर मॉलिक्यूल जितने होंगे हर जगह डाइपोल इंटरैक्शन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी जो होता है डाइपोल इंटरैक्शन भी जो होता है इंटरैक्शन, वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r की पावर क्यूब। याद रखना जो मैं लिखवा रहा हूँ डिस्टेंस, कि पूछा है डायरेक्ट, NCERT में दिया, एग्जाम में पूछा भी, पूछ देगा, नहीं याद रहेगा तो बनना उनना है नहीं, समझना नहीं है, सीधे याद रखना है। ठीक है, तो दूसरा हो गया डाइपोल, है ना। अब तीसरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइपोल। तीसरा जो हम लोग का है वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल।
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर और नॉन पोलर का अगर मिक्सचर रहेगा तब एग्जिस्ट करेगा। जैसे दो HCl न रहे तुम्हारे पास, मान लो कि एक HCl रहे तुम्हारे पास। HCl कैसा है? पोलर गैस है। HCl इज ए पोलर गैस। अब साथ में तुमको यहाँ O2 गैस मिल जाए, O2। अब O2 कैसा गैस है? ये है नॉन पोलर, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। ये है नॉन पोलर, ये है पोलर। अब इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स होता है? तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अगर एक पोलर और एक नॉन पोलर का है ना, तो वहां पे हमारा मिलता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और यहां जो हमारा होता है डी, और इंड्यूस्ड डाइपोल जो हमारा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। 1/r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक बच्चे, बोलो, क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. ये हालचाल है ना। अब देखो, अब आखिरी हम लोग चल रहे हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल को लंदन फोर्सेज ही बोलते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इसको लंदन फोर्सेज ही बोलते हैं। लंदन, लंदन फोर्सेज ही बोलते हैं, या कई जगह वंडरवाल भी बोलते हैं, वंडरवाल भी बोलते हैं। वंडरवाल ये वीकेस्ट होता है, वीकेस्ट, वीकेस्ट, वीकेस्ट होता है ना। और ये किसके बीच में होता है? बिटवीन, एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन पोलर, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे दो O2 के बीच में हो गया, दोनों O2 है, दोनों नॉन पोलर होते हैं। यहाँ पे तुम्हारा लंदन फोर्सेज लगेगा, दोनों के दोनों नॉन पोलर। और यहाँ पे जो होता है हाँ, जो वंडरवाल फोर्स है या इंड्यूस्ड डाइपोल है, जो वंडरवाल है, वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r की पावर 6 के, 1/r की पावर 6, यानी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है। डिस्टेंस बढ़ने पे बहुत ही तेजी से घटता है, बहुत ही तेजी से घटता है। तो वंडरवाल फोर्स 1/r की पावर 6 के प्रोपोर्शनल होता है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, O2 है ना। ठीक है, समझ गए? तो चलो अब एक क्वेश्चन करो जरा। हाँ सर, एक तो क्वेश्चन है सर, मतलब नॉन डाइपोल और नॉन डाइपोल, मतलब सर जो मतलब नॉन पोलर में क्यों फोर्स लगता है? जैसे पोलर पोलर में लग गया, वो तो समझ गया सर, क्योंकि चार्ज थोड़ा सा अलग है। मोलर मास नहीं है, मोलर नॉन पोलर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मुझे बताओ, तो मुझे बताओ, अगर कोई गैस नॉन पोलर है तो उसमें मास होगा कि मास नहीं होगा? बताओ, मास होगा कि मास नहीं होगा? तब मास की वजह से ही फोर्स लगेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि तुम लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में, पढ़े हो? इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में रहता है, क्लाउड के रूप में रहता है, मतलब एक जगह नहीं रहता है। तो जब दो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे ना, पास पास दो मॉलिक्यूल जब आएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ मान लीजिए ऐसे डेंसिटी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे हो जाएगी, समझ रहे हैं? यानी कि कुछ मोमेंट के लिए, कुछ मोमेंट के लिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव टाइप का हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव टाइप का हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, मोमेंटरी होता है, कोई मत कहेगा कि यहाँ चार्ज डेवलप है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। दो मॉलिक्यूल O2 का है तो दोनों में एक ही जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, समझ रहे हैं? हो सकता है किसी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, किसी में यहाँ ज्यादा हो। तो मोमेंटरी मतलब मोमेंटरी ऐसा हो सकता है, समझ रहे हैं? मोमेंटरी ऐसा हो सकता है, इसलिए वहां इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। अगर इसमें भी इंडक्शन हो जाए और इसमें भी इंडक्शन हो जाए चार्ज का, इसमें भी डाइपोल का, इसलिए इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं ना। तो मोमेंटरी ऐसा होता है, ठीक है? ये सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते होंगे तुम लोगों को, सब केमिकल बॉन्डिंग, समझ रहे हो? चलो खैर, अब क्वेश्चन जरा लिखो। अरेंज इन वैल्यू ऑफ ए, अरेंज इन वैल्यू ऑफ ए जरा करके दिखाओ, देखते हैं कौन कौन करता है। NH3, N2, HCl। चलो भाई जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, अरेंज करो, अरेंज वैल्यू ऑफ ए करो। नहीं दिख रहा है क्या? ब्लर हो गया? क्लियर हो गया? ब्लर है लग रहा है। क्लियर हुआ जी कि नहीं क्लियर हुआ? सर ब्लर है।
अरेंज इन, चलो मैं पढ़ रहा हूँ, अरेंज इन वैल्यू ऑफ ए NH3N2HCl, तीन को दिया है, चलो क्लियर है, चलो दिख रहा है, चलो दिख रहा है, अब कितना क्लियर लोगे, चलो जल्दी करो, अरेंज इन वैल्यू ऑफ NH3N2HCl, जल्दी करो, कैसे होगा, जल्दी करो यार, फिर अगला फैक्टर बताना है, क्या होगा। NH3 HCl और N2, NH3 देखो सबसे ज्यादा, फिर HCl, फिर N2। हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉन पोलर, और इस पे क्या हो जाएगा, पोलर, तो आंसर क्या होगा, NH3 सबसे पहले, फिर पोलर, उसके बाद N2 नॉन पोलर, तो पहला फैक्टर है ये एक का वैल्यू है ए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड में ज्यादा अट्रैक्शन होता है, फिर डाइपोल डाइपोल में उससे कम इंटरेक्शन होता है, और जो होता है नॉन पोलर उसमें सबसे कम इंटरेक्शन होता है। मैंने फोर्स लाइन से बताया था, अगर स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स आपको पता हो तो ध्यान रखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स मैंने लाइन से बताया था, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स मैं बोल भी रहा था, सबसे मजबूत कौन होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद डाइपोल डाइपोल, उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और सबसे आखिरी वंडरवाल, इंड्यूस्ड यही हाल चाल, वंडरवाल भी उसको बोलते हैं, ठीक है, ये हाल चाल पहला फैक्टर है। अब दूसरा फैक्टर है मोलर मास, पहला फैक्टर तो मैंने बता दिया, अब दूसरा फैक्टर है मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास। अब इसमें बहुत क्लियर है कि मोलर मास मोर, मोलर मास ज्यादा, तो अट्रैक्शन क्या, अभी मत पूछना इसका रीजन, तो क्लियर है, अट्रैक्शन ज्यादा, तो ए क्या ज्यादा, बताओ भाई, Cl2 और O2 में किसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा, बताओ, ए किसका ज्यादा होगा, बोलो Cl2। Cl2। हाँ, Cl2 का ज्यादा होगा, क्योंकि मोलर मास क्या है, ज्यादा है, इसका 71 है, इसका 32 है, ये तो बड़ा क्लियर है कि जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ज्यादा ए का वैल्यू होगा, ठीक है। अब तीसरा फैक्टर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इसमें भी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा अट्रैक्शन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा अट्रैक्शन, इसको समझिए बड़ा सिंपल तरीके से, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है ना, ज्यादा घबराना ही नहीं है ना। जैसे किताब देखो, इधर देखो किताब है, ये ना, ये किताब है ना, किसी जो नोटबुक है ना, ये नोटबुक है, अब मान लीजिए नोटबुक को कहीं हमने रख दिया किसी बेड पे, है ना, बेड पे रख दिए हैं, अब इसको ऐसे पड़ा रहेगा तब खींचने में ज्यादा भार रहेगा, कि ऐसे रहेगा तब खींचने में ज्यादा भार रहेगा, बोलो जी, ऐसे ज्यादा भार पड़ेगा कि ऐसे ज्यादा भार पड़ेगा, अभी हाथ से पकड़ खींच के देखो ना, ऐसे ज्यादा भार पड़ेगा कि ऐसे ज्यादा भार पड़ेगा, बोलो कब ज्यादा भार पड़ेगा खींचने में, बोलो बोलो, कम फ्रिक्शन वाले में। हाँ, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की बात मत करो, सरफेस एरिया की बात करो ना, ऐसे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ऐसे खींचना मुश्किल है, ऐसे खींचना आसान है ना, ये बहुत कॉमन सेंस है यार, है ना। मुझे बताओ, बॉल 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 को घुमाना, बॉल को घुमाना ज्यादा आसान है कि ईंटा को घुमाना ज्यादा आसान है, बताओ तो, बॉल बताओ को, जल्दी, बॉल को ईंटा को, क्यों बॉल को घुमाना क्यों आसान है, बोलो तो, क्यों बॉल को घुमाना आसान है, उसकी सरफेस एरिया कम है। अरे सरफेस थोड़ा, अरे थोड़ा ही सा ना टच में रहता है, गोल सा बॉल है तो थोड़ा ही सा ना खाली निचवा टच में रहेगा, इटवा तो पूरा टच में रहेगा मर्दे, हाँ तो कैसे हिलेगा वो, नहीं ना हिलेगा, समझ लो, तो वही हाल है, तो सरफेस एरिया जितने ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा, समझ गए ना, तो चलो ये भी समझ गए होगे। अब देखो इसका मैं बता रहा हूँ सरफेस एरिया वाले का ना, अब चलो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, है ना, अब क्वेश्चन करवाता हूँ, देखते हैं कौन कर पाता है। मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया सर यहाँ बोलो, पे। हाँ और क्या, मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया अभी आएगा, घबराओ मत, अभी कराएंगे क्वेश्चन तो आएगा, है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ अरेंज इन ए, अभी आ जाएगा, घबराओ मत। बहुत अच्छे से आएगा, आप घबराइए मत, एकदम टेंशन मत लीजिए।
चलो इन सबको अरेंज करना, जल्दी जल्दी करो, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी करो। और दोबारा जुड़ने का जरूरत भी नहीं है, जल्दी बताओ क्या होगा। पहले का क्या होगा सबसे पहले बताओ। ऐसे अभी जुड़ जाना, दोबारा जुड़ जाना, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। दोबारा जुड़ जाना 2 मिनट के लिए, जल्दी जुड़ना, लेकिन सेम लिंक से जल्दी से जुड़ जाना, सेम लिंक से जल्दी से जुड़ जाना सब। बताओ पहले का क्या होगा, बोलो आंसर बताइए पहले का। हाइड्रोजन, चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो पहले में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये पोलर है, लेकिन ये दोनों नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। बताओ ए की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें होगी, बताओ 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 बताओ। O2 में होगी। O2 में क्यों होगी जी? अरे सर मतलब O2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, NH3 में मैच्योर हो गया। सबसे पहले बॉन्ड देखते हैं, बॉन्ड NH3 में सबसे ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर कौन सा? HCl पोलर है ना, बताया था ना हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे मजबूत है। उसके बाद फिर कौन सा देखते हैं, पोलर वाला। अब ये दोनों नॉन पोलर हैं, जब दोनों नॉन पोलर हैं, दोनों का नेचर सेम हो गया, तब किसके पास आएंगे? मोलर मास के पास। हाँ, तब O2 फिर H2। समझे कि नहीं समझे? ये होता है हालचाल। अब मुझे बताइए, यहाँ बताइए इसमें कौन सा बॉन्ड है, बताइए। पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आ गए हो क्या मर्दे? डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। हाँ सर सॉरी डाइपोल। क्लोरे हो क्या एक नंबर के मर्दे? अभी बताएं कि जब हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहे, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो डाइपोल डाइपोल कह रहे हो। लिखे थे ना कि हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा रहे तब होता है। सुनते नहीं हो, 10 मिनट पहले पढ़ा, गजनी हो गए हो सबके सब, चोर है ना। ये दोनों क्या है? ये दोनों पोलर है, ये दोनों है पोलर। और ये तीनों क्या है, देखो कहीं अलग अलग आइटम नहीं है सब, तो ये क्या है? नॉन पोलर, नॉन पोलर। अब देखते हैं कौन बताता है। मूर्खो बताओ, सबसे पहले किसको लेंगे बताओ, सबसे पहले कौन होगा? आगे बताओ, आगे आगे बताओ, आगे बताओ मूर्खो, आगे बताओ, अगला बताओ। SO2। हाँ, अब जब आपस में देखो नेचर सेम हो गया तो SO2। उसके बाद बताओ HCl, वेरी गुड। उसके आगे बताओ HCl। उसके आगे बताओ, और उसके आगे बताओ, हो गया, उसके आगे बताओ O2। तो आपस वाले के एक साथ करना। हाँ, Cl2 फिर O2 फिर N2। फिर आया N2। कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? N2 समझ गया कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? बोलिए सर। यस सर क्लियर हुआ। अब यहाँ देख लीजिए, अब जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों का देखिए, मोलर मास भी सेम है, नेचर भी सेम है, सब दोनों का मोलर मास भी सेम है और दोनों नॉन पोलर है। तो मुझे बताइए पहला रूल काम करेगा कि नहीं करेगा? पहला गया, अरे दोनों नॉन पोलर है तो पहला खत्म, नेचर सेम, मोलर मास सेम, तो दूसरों खत्म। तो कैसे देखें किसके पास है सरफेस एरिया? बताइए किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, पहला का कि दूसरा का? किसका ज्यादा सरफेस एरिया, पहला का कि दूसरा का? बोलो पहले का। किसका ज्यादा है? पहले का। देखो इसका ज्यादा है। हाँ, स्ट्रेट चेन है ना, स्ट्रेट मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है ना, और इसका सरफेस एरिया कम, छोटा हो गया ये, है ना, छोटा हो गया ये। ठीक है, बोलो चलो। अब इसमें बताओ, इसमें सबसे ज्यादा किसका सरफेस एरिया है? बोलो पहले वाले का। पहले वाले का। इसका सबसे ज्यादा सरफेस एरिया, इससे कम इसका और सबसे कम इसका। समझ गया कि नहीं समझे? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एक आ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? है ना, एक आया सवाल उसको करा देता हूं। इफ वैल्यू ऑफ ए फॉर हीलियम 1, देन वैल्यू ऑफ ए फॉर NH3 इज पहला 1, दूसरा 1.1, तीसरा 6, चौथा 0.5, क्या होगा? बोलो बोलो 6। बोलो 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 6 होगा। क्यों? क्योंकि हीलियम में और NH3 में बड़ा अंतर है भाई। हीलियम कैसा है? नॉन पोलर। और ये सीधे क्या है? ये सीधे क्या है बताओ? सीधे क्या है बताओ? हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो
हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बहुत बॉन्ड। मजबूत, बहुत मजबूत, मतलब 5-7-8 गुना मजबूत, तो 5-7-8 गुना ज्यादा ये होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए, ये समझ गए आप लोग? यस सर। बोलिए। तो ठीक है, अगली बार मिलेंगे तो हम लोग बी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वंडरवाल कांस्टेंट बी के बारे में, और सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, बी के बारे में पढ़ेंगे। उसके एक बाद क्वेश्चन जो और भी बहुत सारा टर्म है, वॉइस टेम्परेचर। हाँ, 1 मिनट। हाँ, बोलिए। सर